जो लेडीज़ को पीरियड्स आते हैं तो हर महीने एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है तो पीरियड्स आते हैं, सो एंडोमेट्रियम इज अ पार्ट ऑफ द यूट्रस जो बच्चेदानी, उसके कैंसर को हम यूट्राइन कैंसर कहते हैं। यूजुअली ये ओल्ड एज में होता है, यूजुअली यंग एज में भी आजकल हम देख रहे हैं, बट यूजुअली ओल्ड एज में। और क्लासिकली इसका सिम्टम होता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मतलब जिन लेडीज़ को मेनोपॉज हो चुका है 50 साल से ऊपर, जिनको पीरियड्स परमानेंटली बंद हो चुके हैं, उनको किसी भी तरह का ब्लीडिंग होना या गंदा पानी आना, सो इट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर। तो 50 से कम में अगर किसी को इरेगुलर पीरियड्स हो तो भी कैंसर का डाउट हो सकता है, बट यूजुअली इट हैपेंस इन द ओल्ड एज। एंड रिस्क फैक्टर आजकल हम देख रहे हैं कि यूट्राइन कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर थोड़ा बढ़ रहा है, स्पेशली पंजाब एंड चंडीगढ़ वेस्ट, हरियाणा ऑल्सो, बिकॉज इसके जो रिस्क फैक्टर है वो है नंबर 1 इंक्रीजिंग एज। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बच्चेदानी के कैंसर का रिस्क बढ़ता है, तो जैसे जैसे हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है कैंसर का रिस्क एज इट इज बढ़ जाता है। एंड बाकी 3 कॉमन चीज़ें, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मोटापा, बीपी और शुगर। तो हम देख रहे हैं कि ये कॉमनली आजकल हम ओल्ड लोगों में देखते हैं कि ये काफ़ी लेडीज़ को होता है, तो इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। केसेस जो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं वो ये है, तो जैसे मैंने कहा यूजुअली कैंसर ओल्ड एज में होता है, राइट। तो ओल्ड एज में जो कैंसर है तो यानी लेडीज़ ओल्ड है, ओबीज है, मोटापा, उनको बीपी, शुगर, कईयों को हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, कईयों को किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, नी रिप्लेसमेंट हो रखा है। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस इट सेल्फ, राइट, क्योंकि उम्र कोई 70 से ऊपर है, 75 साल के हैं और उनको फिर कैंसर होना। और यूट्राइन कैंसर में सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले ये सर्जरी ओपन तरीके से की जाती थी, बिकॉज ये सिंपल सर्जरी नहीं होता है, थोड़ा सा रेडिकल सर्जरी होता है, आसपास के लिम्फ नोड्स को निकालना होता है, और लिम्फ नोड्स जो हमारे हैं वो मेजर वेसल्स के साथ चिपके होते हैं, सो वहाँ से सारे लिम्फ नोड्स को हटाना, ऊपर मेजर वेसल्स जो है आयोटा आईवेसी, वहाँ से लिम्फ नोड्स को हटाना, राइट। तो पहले आज से 10-12 साल पहले ओपन सर्जरी हम करते थे फॉर दिस रेडिकल सर्जरी, लिम्फ नोड्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद आया लैप्रोस्कोपी का ज़माना, में लैप्रोस्कोपी से करते हैं, और आजकल हम यही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी रोबोटिक मेथड से कर सकते हैं। तो जो 2 पेशेंट आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आप देखें वन ऑफ देम इज 73 ईयर्स ओल्ड, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, एस्थमेटिक, उसका एक ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड कॉलेसिस्टेक्टमी हो चुका था, तो अंदर पूरे सर्जरी के बाद सब चिपक जाता है, सो देयर लॉट ऑफ एडिशंस। और डायग्नोसिस में उनका आया कि उनको एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो उनका हमें रेडिकल हिस्टेक्टमी और ट्यूब, ओवरी, यूट्रस निकालना, उसके अलावा लिम्फ नोड्स निकालना, कंप्लीट सर्जरी वाज डन। सेकेंड जो पेशेंट थे, शी वाज 67, हाइपरटेंसिव, उनकी रिस्क फैक्टर ये था कि उनकी सिर्फ एक किडनी काम कर रही थी, तो पिछले 4 साल से उनका सेकेंड किडनी वाज नॉन फंक्शनल, वो एक स्टोन की वजह से खराब हो रखा था, तो उनका वो वाला किडनी भी बहुत श्रिंक होकर गल चुका था। तो उनके केस में हमने ना कि सिर्फ यूट्राइन कैंसर का सर्जरी किया, पर सेम सिटिंग में रोबोटिकली वो जो किडनी खराब हो रखा था उसको भी निकाला। सो 2 मेजर सर्जरीज, बोथ डन बाय की होल रोबोटिक सर्जरी। तो पेशेंट का कोई पेट नहीं कटा, और पोस्ट ऑपरेटिवली ऑन द डे ऑफ सर्जरी शाम तक हम उनको लिक्विड शुरू कर देते हैं। सेकेंड डे पेशेंट खाने पीने लग जाते हैं, चलने फिरने लग जाते हैं, विदिन 48 आवर्स पेशेंट घर पे है। सो इमेजिन ये पेशेंट के लिए कितनी बड़ी बात है कि वो इतनी ओल्ड है, उनसे चला नहीं जाता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स, एंड बाय सेकेंड डे शी इज़ होम विद हर फैमिली, और उनका कैंसर सर्जरी भी हो गया है, राइट। एंड ये दोनों पेशेंट्स में लकीली अर्ली स्टेज था, तो इनको पोस्ट ऑपरेटिवली कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, किसी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमने कंप्लीट सर्जरी करके टेस्ट करा लिया, एंड ओनली बाय सर्जरी दे आर डूइंग फाइन नाउ। तो जैसे मैंने कहा, पहले हम ओपन सर्जरी करते थे, तो लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक। तो ज़्यादातर पेशेंट्स और लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि लैप्रोस्कोपी जब हो रहा है तो आप रोबोटिक सर्जरी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की होल सर्जरी है। तो इसमें हम देखेंगे लैप्रोस्कोपिक में लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पेशेंट के अंदर जाते हैं। सर्जन पेशेंट के पास खड़ा है और यहाँ पे एक टीवी होता है जिसमें हम स्क्रीन पे देख के ऑपरेट करते हैं। सो हम पेशेंट से थोड़े डिस्टेंस से ऑपरेट कर रहे हैं, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो डेफिनेटली की होल सर्जरी ये भी है, लेकिन उतना फाइननेस नहीं आ पाता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्जरी। हिस्टेक्टमी, कोलेसिस्टेक्टमी लैप्रोस्कोपी से भी हम कर रहे हैं, नो डाउट,
रोबोटिक सर्जरी में क्या है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो है रोबो, ये हमारा पेशेंट के ऊपर होता है, इसमें से इंस्ट्रूमेंट्स जाती हैं। सो दीज आर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमारा कार्ट है जिसमें सारी वायर्स अटैच होती हैं और सर्जन इसके ऊपर बैठता है, राइट। हमारा कंट्रोल सर्जन कंसोल पे होता है सिर्फ इन फिंगर से, ओके। और इन फिंगर से जो हम मूवमेंट कर रहे हैं वो रोबोट इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा पेशेंट के अंदर रेप्लिकेट कर रहा है। सो एक और मिथ है जो लोगों को लगता है कि आप रोबोटिक सर्जरी कर रहे हो तो कोई रोबो ऑपरेट कर रहा है, आप ऑपरेट नहीं कर रहे। सो द कंप्लीट कंट्रोल इज विद द सर्जन ओनली। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ है, लेकिन उनका कंट्रोल यहाँ है हमारे फिंगर्स में। एंड दीज आर वेरी वेरी फाइन इंस्ट्रूमेंट्स। मैग्निफिकेशन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होता है। सो व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इट्स लाइक आप अंदर बैठ के ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल 10 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू देख रहे हो। और मेन जो एडवांटेज है लैप्रोस्कोपी के ऊपर वो है लंबी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारा सिर्फ एक ही मोशन हो सकता है। बट रोबोटिक में जो हमारा ह्यूमन हैंड है, भगवान ने कितना अच्छा बनाया है, इसकी इतनी सारी मूवमेंट्स हो सकते हैं। सो ऑल दिस 360 डिग्रीज मूवमेंट रोबो में हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ओवर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो जस्ट टू शो यू, ये हमारे पोर्ट्स होते हैं। सो द पोर्ट्स आर 4 to 5 पोर्ट्स और इनका साइज होता है 8 mm या 1 सेंटीमीटर। सर्जन ऐसे कंसोल से कंट्रोल करता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे होते हैं, ये पेशेंट के अंदर जाते हैं और हम जो विजन मिलता है वो 3D विजन होता है। जैसे हम मूवी देखते हैं 3D, सो लैप्रोस्कोपी इज अ 2D एंड रोबोटिक इज अ 3D। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत डेलिकेट और बहुत प्रिसाइज होते हैं। तो एक एडवांटेज ये भी है कि अगर हमारा हाथ कांप भी जाए तो वो ट्रांसमिट नहीं होता। ये हमारा 10D मैग्निफिकेशन है। इंस्ट्रूमेंट्स ये पोर्ट साइड से अंदर जाते हैं एब्डोमेन में और कंट्रोल हमारे पास रहता है यहाँ पे। जैसे कि दे आर टेलिंग की एडवांटेजेस ये है कि स्मॉल इंसिजन्स 8 mm या 1 सेंटीमीटर 4 और 5। इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी प्रिसाइज एंड स्पेशल। ब्लड लॉस ऑलमोस्ट निल होता है, स्कारिंग नहीं होती है पोस्ट ऑपरेटिवली। इट्स अ वेरी प्रिसाइज सर्जरी। स्पेशली अगर आपको कैंसर सर्जरी कॉम्प्लेक्स तरीके से करनी है तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। सो द सर्जन इज हियर, इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ है। यहाँ पे एक स्क्रीन होता है जिससे सारे असिस्टेंट देख सकते हैं कि सर्जन क्या कर रहा है। दे कैन असिस्ट अस। कंट्रोल इज विद अस सिटिंग ऑन द कंसोल। सो लाइक दिस वी हैव द कंसोल में कंट्रोल एंड लाइक दैट वी डू रोबोटिक सर्जरी। सो जो पुराने ज़माने में हमारे ओपन इंसिजन्स होते थे, सेम हम मिनिमल एक्सेस से कर सकते हैं, जिससे पेशेंट का पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत फास्ट हो जाता है। एंड अगर गायनी कैंसर्स की बात करें तो सिर्फ मैं यहाँ पे यूट्राइन कैंसर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं पिछले 10-15 साल में, इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि बच्चे दानी के कैंसर में लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी करना ओपन सर्जरी के जितना ही सेफ होता है, इफेक्टिव होता है। एंड कैंसर पेशेंट के लिए फर्स्ट चीज़ क्या होती है? सर्वाइवल। तो हम सर्वाइवल मेंटेन करते हुए एक मिनिमल एक्सेस सर्जरी कर सकते हैं। बाकी कैंसर्स का मैं यहाँ नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ओवेरियन कैंसर और सर्विक्स के कैंसर्स में हम यूजुअली लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी नहीं करते हैं।
क्योंकि उसमें इतना सेफ नहीं होता है पेशेंट के लिए। पर यूट्राइन कैंसर में इट इज़ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव और पेशेंट्स को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगर आप बाकी सेंटर्स में देखेंगे, दिल्ली, मुंबई या सारे डेवलप्ड कंट्रीज में, they have completely replaced their surgeries because this is more effective and safe. Thank you. If anyone has any questions, में रोबोटिक सर्जरी करते हैं, वो भी मैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आई कैन टेल। सो गायनी में हम यूट्राइन कैंसर कर रहे हैं जिसमें होता है, उसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर जो मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर होता है, उसके अलावा ब्लैडर कैंसर मतलब जो पेशाब की थैली का कैंसर है, उसके अलावा जो आंत के कैंसर होते हैं जैसे लैट्रिन के रास्ते का कैंसर जिसको हम रेक्टल कैंसर्स या आंत के कैंसर्स, कोलॉन कैंसर्स, पेट का कैंसर, स्टमक कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर, ये सारी सर्जरीज भी रोबोटिकली पॉसिबल है और फोर्टिस में हो भी रही है। सो बाकी ऑर्गन्स में भी जैसे चाहे ईसोफेजियल हो, स्टमक हो, कोलॉन, रेक्टल या प्रोस्टेट, सब में ये बेनिफिट है कि एक कैंसर का बड़ा सर्जरी मिनिमल एक्सेस हो रहा है, पेशेंट का रिकवरी फास्ट होता है, पेशेंट का ब्लड लॉस कम होता है एंड दीज सर्जरीज अगर हम करते हैं रोबोटिकली तो पेशेंट का सर्वाइवल भी मेंटेन रहता है। दे आर नॉट इंफीरियर टू ओपन सर्जरी। ऑपरेट करने का जैसे हमने जब ओपन से लैप्रोस्कोपी में ट्रांसफॉर्म किया तो हमने क्या बोला कि हम एक बड़े इंसिजन को 4-5 छोटे इंसिजन से करेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स हमारे उसके अलग रहते हैं लैप्रोस्कोपी के, है ना। तो वो एक प्लेटफॉर्म में ऑपरेट करने के लिए सर्जरी तो सर्जन ही कर रहा है, तो उसको सर्जरी नहीं आता है तो कैसे करेंगे, है ना। तो सिमिलरली रोबोटिक ये एक प्लेटफॉर्म है, सर्जरी सेम हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, तो अ लॉट डिपेंडेंस ऑन सर्जन ऑल्सो। तो डेफिनेटली कैंसर सर्जन अगर एक कैंसर की सर्जरी अगर कैंसर सर्जन करता है, सॉल्वेबल सर्जरी इज डन बाय सर्जन, तो सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा सर्जरी कर पाता है। तो जो सेम ओपन मेथड से करते हैं कैंसर सर्जरी एकदम आगे ना आ जाएगा, रोबोटिकली फिर आगे करना चाहते हैं, उसमें हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते कि ट्यूमर इधर उधर चला जाए या आप थोड़ा बहुत ट्यूमर अंदर छोड़ दे, वो सब रिस्क नहीं ले सकते पेशेंट के साथ। तो सेम सर्जरी भी रेप्लिकेट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी कैंसर पेशेंट का सर्जरी ट्रेंड कैंसर सर्जन करे, उससे पेशेंट को बेनिफिट होता है। सो कैंसर सर्जरी शुड बी डन बाय ऑन्कोलॉजिस्ट, ओनली ऑन्कोलॉजिस्ट। बच्चेदानी का कैंसर होने का मुख्य कारण क्या होता है? जैसे मैंने बताया, एक तो उम्र, एज जैसे बढ़ रही है, और बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। फिर कई बार इनफर्टिलिटी भी एक रिस्क फैक्टर होता है, जिन लेडीज़ के बच्चे नहीं हो पाते हैं इनफर्टिलिटी का। फिर आजकल हम देख रहे हैं पीसीओएस लॉन्ग स्टैंडिंग, अर्ली स्टेजेस में नहीं, पर जिनको कई साल तक पीसीओएस रहा, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। कुछ केसेस में जेनेटिक भी हो सकता है, कुछ फैमिलीज में हम देखते हैं कि कैंसर का क्लस्टरिंग होता है, तो बच्चेदानी कैंसर कैन बी पार्ट ऑफ जेनेटिक सिंड्रोम। और कई पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, उसमें सेकंड कैंसर यूट्राइन कैंसर हो सकता है, दैट इज रिलेटेड टू टैमॉक्सिफेन, एक दवाई जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स पर दी जाती है, उसमें 1-2% केसेस में यूट्राइन कैंसर हो सकता है। बट देखने को मिला कि आजकल महिला एक बच्चा पैदा करती है, उसके बाद बच्चे ने पैदा किया, ये भी कारण है कुछ? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि अब हमारे पास तो ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं। इस टाइम जो 70s में लेडीज, सबके 3-4-5 बच्चे हैं, उनको भी तो यूट्राइन कैंसर हो रही है। तो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन होता है लॉन्ग स्टैंडिंग, तो उसका सिर्फ बच्चे से कोई रिलेशन नहीं है। इसकी कॉस्ट कितनी होती है मैम? सर कॉस्ट इन द सेंस कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है पेशेंट को, क्योंकि ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हमारे पास जो रोबोट है वो डाविंची रोबोट है, ये सबसे पुराना रोबोट है यूएस की कंपनी का, इस टाइम सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। सो उसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका कॉस्ट पेशेंट को एक्स्ट्रा पड़ता है अबव अगर हम ओपन सर्जरी करते हैं। कितना हो जाता है? अराउंड 1 लाख और 1.5 लाख फॉर द इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट। पर लेकिन अगर पेशेंट का कंप्लीट सर्जरी, आईसीयू स्टे एंड एवरीथिंग, वो अलग जो स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं किसी भी हॉस्पिटल। यूट्राइन कैंसर यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल में होता है, मतलब मेनोपॉज के बाद देखते हैं, लेकिन 40 साल से ऊपर भी हम देख रहे हैं कि केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसी कोई फिगर है कि हरियाणा में मतलब हर साल या इसके कितने मामले आते हैं? या देखो हरियाणा का फिगर ऐसा नहीं है। यूट्राइन कैंसर तक देखा जाए ना तो लेडीज में नंबर 1 इज ब्रेस्ट कैंसर,
नंबर 2 इज सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स मतलब बच्चेदानी के मूल का कैंसर। तो यूट्राइन कैंसर एज इट इज बहुत फर्स्ट 2-3 में नहीं आता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स मुझे हरियाणा के आप नॉट श्योर। अनुमानित मतलब अंदाजन कितना हो सकता है भाई जो हर साल अगर आप चाहें तो मैं खोल के बता सकती हूँ। खान पान